नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दोपहर का भोजन कहानी। इसके लेखक हैं अमरकांत। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे पहले लेखक परिचय। जो इसके लेखक हैं वो हैं अमरकांत। अमरकांत का जन्म बलिया जिले के रसड़ा तहसील, बलिया जिला उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, उसके रसड़ा तहसील में इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1925 को। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हिस्सेदारी की। 1942 से लेकर 1947 तक ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। 1947 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की। इनके बचपन का नाम था श्री राम वर्मा और इनकी पत्नी का नाम गिरिजा देवी था। बहुत ही उच्च कोटि के कथाकार थे। मैंने शुरू में ही बताया कि ये यथार्थवादी लेखक थे, और यथार्थवादी लेखक होने का मतलब यह है कि लेखक ने जो कुछ भी देखा समाज में, समाज को जिस रूप में देखा, या समाज के किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को जिस रूप में देखा, वही स्थिति उसने हूबहू उतार दिया कहानी पढ़ते समय। जो कथानक है या जो कथा वस्तु है, वह सीधे विषय वस्तु का बोध कराती है, सीधे सीधे, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता है। मैक्सिम गोर्की थे इस तरह के कथाकार जिन्होंने इस तरह की कहानियां लिखी वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो। और अमरकांत की तुलना मैक्सिम गोर्की से की जाती है। तो यथार्थवादी कहानी है दोपहर का भोजन। और इसके कथाकार जो अमरकांत हैं, इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं अपनी कहानियों के चलते, जिसमें एक सबसे पहला पुरस्कार है मैथिली सारणगुप्त सम्मान, जो 1998-99 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको दिया गया। दूसरा पुरस्कार है इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 2007 में। 2014 में इनकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद में। अब थोड़ी सी हम कहानी की चर्चा कर लेंगे। 20वीं शताब्दी के 5वें और 6वें दशक का जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उसकी दशा को रेखांकित करती है यह कहानी। उस समय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की क्या दशा थी, उसको रेखांकित करती है कहानी। तो समझते चलते हैं। इस कहानी के में 5 पात्र हैं। सबसे पहला पात्र महिला पात्र है, जिसको हम इस कहानी की नायिका कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, है ही, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती रहती है। तो जो महिला पात्र है उनका नाम है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी के पति हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, और इन दोनों के 3 लड़के हैं। 21 वर्षीय रामचंद्र है, 18 वर्षीय मोहन है, और 6 वर्षीय प्रमोद है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, अब स्थिति बता देते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में भी इस परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो नौकरी कर रहे होते हैं, उनकी छटनी हो गई होती है, और दूसरी नौकरी अभी मिल नहीं पाई है। रामचंद्र 21 साल का है और किसी ऑफिस में, किसी अखबार के ऑफिस में प्रूफ रीडरी का काम करता है। एक और पात्र जो उसका भाई है, उससे छोटा 18 वर्षीय बालक है, और मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहा है, मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आर्थिक अभाव के कारण रेगुलर पढ़ाई जो होती है वो नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा तो वर्णन नहीं है, लेकिन प्राइवेट से मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, जिससे लगता है कि इस बदहाल आर्थिक स्थिति में परिवार उसके फीस का बोझ उठा पाने में असमर्थ रहा होगा, तो प्राइवेट से मैट्रिक के परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रमोद सबसे छोटा लड़का है, जो कुपोषण का शिकार है। लेखक लिखते हैं कि उसके गले और छाती की हड्डियां साफ दिखती हैं, और पेट उसका हड़िया की तरह फुला हुआ रहता है। तो ये हैं दोपहर कहानी के पात्र। अब थोड़ा कहानी पर दृष्टिपात कर लेते हैं। सिद्धेश्वरी, कहानी की शुरुआत होती है सिद्धेश्वरी के खाना बना चुकने से।
लेखक लिखते हैं कि सिद्धेश्वरी खाना बना लेने के बाद वहीं चूल्हे के पास बैठी रहती है और दोनों घुटनों के बीच सिर करके शायद वह अपने पैर की उंगलियों को देख रही है या जमीन पर चल रही चींटियों को देख रही है। फिर उसको अचानक याद आता है कि उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, उसे बहुत देर से प्यास लगी है। तो पागल की तरह वहां से उठती है और जाके एक लोटा पानी लेकर आती है, जल्दी जल्दी में पी जाती है एक लोटा पानी। पानी उसके गले से नहीं उतर रहा है और इस कारण वो जमीन पर लेट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत देर से भूखा हो और अचानक पानी पी ले तो यह समस्या आती है। तो वही हुआ उसके साथ, वो जमीन पर लेट जाती है। आधे घंटे तक जमीन पर लेटे रहने के बाद वह फिर उठती है। जब उसे होश आता है तो वो उठती है और फिर दरवाजे पर जाके जो गली है उसकी तरफ देखने लगती है। उसका लड़का रामचंद्र आते हुए उसको दिखाई देता है, तो वह जल्दी से आकर उसके खाने की तैयारी करती है। रामचंद्र आकर कुर्सी जो ओसारे में चौकी रखा हुआ है उस पर बैठ जाता है और फिर उस पर लेट जाता है। सिद्धेश्वरी उसका खाना चौके में लगा देती है और बड़कू बड़कू कहकर चिल्लाती है। उनको रामचंद्र को पुकारती है कि आकर खाना खा लेगा। वाह! 2-3 बार आवाज लगाने के बाद जब रामचंद्र कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो इसे आशंका होती है और वह जाके रामचंद्र के नाक के पास अपनी उंगलियां रखती हैं। उसको आशंका होती है कि कहीं तबीयत खराब तो नहीं है या कुछ और तो नहीं हो गया। उंगलियां रखती है और सोचती है कि हाँ, उसे लगता है कि हाँ सांस चल रही है। फिर उसको लगता है कि बुखार हो सकता है तो उसके माथे पर हाथ रखती है, जिसके स्पर्श से रामचंद्र उठ जाता है। अब दोपहर का भोजन इस कहानी का जो नाम है उसका अंकन अब शुरू हो रहा है। रामचंद्र को खाना देती है सिद्धेश्वरी। लेखक लिखते हैं कि खाने में क्या है तो 2 रोटी, भर कटोरी पनियाई दाल और तली हुई चने की तरकारी। रामचंद्र खाता है। जब खाना समाप्त होने पर आता है तो सिद्धेश्वरी बोलती है कि 1 रोटी और ले लो। रामचंद्र खाने से पहले खाने की तरफ दार्शनिक की भांति देखता है, यानी कि भूख तो उसे लगी हुई है लेकिन इस बात की भी उसे चिंता है। 21 वर्ष का लड़का है, उसको इस बात की भी चिंता है कि 2 रोटी है, पनियाई हुई दाल है, चने की तरकारी है, इतना तो मेरे लिए है, बाकी लोगों के लिए बचा है कि नहीं बचा है इसकी चिंता उसे रहती है। तो दार्शनिक की बात देखता है, यानी कि बहुत कुछ सोचता है। सिर्फ खाने की तरफ, मतलब भोजन करना उसका ध्येय नहीं है, खाने की तरफ दार्शनिक की भांति देखता है, यानी कि बहुत कुछ सोचते हुए देखता है खाने की तरफ। जब उसकी माँ बोलती है कि 1 रोटी और ले लो तो वह बिगड़ उठता है, डांटता है अपनी माँ को कि खिला खिला के मार देने की तबीयत है क्या तुम लोगों की, अगर भूख होती तो और ले नहीं लेता। तो इस प्रकार रामचंद्र खाना खा लेता है। उसके बाद मोहन जो दूसरा लड़का है वह घर में आता है और हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। अब इस आर्थिक विपन्नता में, ऐसी आर्थिक विपन्नता में परिवार बिखर जाते हैं, लेकिन एक सफल भारतीय गृहिणी का जो किरदार है वो सिद्धेश्वरी निभाती है और अपनी बातों से, भले ही वह झूठी ही क्यों ना हो, सबको बांधे रखने का प्रयास करती है। फिर मोहन खाना खाने बैठता है, उसको भी वही 2 रोटी, भर कटोरी पनियाई दाल और चने की तली हुई तरकारी। उससे भी वही चीज सिद्धेश्वरी कहती है कि तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी, हालांकि उसने नहीं लिया था, लेकिन इसे झूठ बोलती है कि तुम्हारे भैया ने 1 रोटी और ली थी, तुम भी 1 ले लो। फिर मोहन रसोई की तरफ रहस्यमयी नजरों से देखता है, यानी कि 18 साल का बच्चा, उसको भी पता है कि माँ झूठ बोल रही होगी, या अगर मैं 1 रोटी और ले लूंगा तो शायद उसके लिए कुछ ना बचे। तो रहस्यमयी दृष्टि से रसोई की तरफ देखता है और कहता है कि
अब भूख नहीं है और तुमने रोटियां तो ऐसी बनाई हैं कि गले से उतरती नहीं। दाल अच्छी बनी है, अगर हो तो थोड़ी सी और दाल दे दो। तो सिद्धेश्वरी क्या करती है, उसकी कटोरी उसकी फिर से भर देती है दाल से, और फिर उसका भी खाना समाप्त होता है। फिर चंद्रिका प्रसाद आते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, फिर उनको भोजन देती है, वही 2 रोटी, भर कटोरी पनियाई दाल और तले हुए चने की तरकारी। जब 2 रोटी समाप्त कर लेते हैं तो सिद्धेश्वरी उनसे भी कहती है कि 1 रोटी आप भी ले लीजिए, और है बड़कू की कसम, रामचंद्र की कसम, आप 1 रोटी और ले लीजिए। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद कहते हैं ठीक है, तुमने कसम धरा दी तो उसके लिए ले रहा हूं। घर में गुड़ है क्या? तो सिद्धेश्वरी बोलती है कि हाँ थोड़ा सा गुड़ है। तो चंद्रिका प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, उसका रस बना लो। रोटी खाने की तबीयत नहीं है, रोटी खाते खाते उगता गया हूं। तो जब मुंशी चंद्रिका प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद सिद्धेश्वरी अपना खाना लेकर बैठती है सबसे अंत में। और कहानी का जो मुख्य बिंदु है अब आता है, जिसको क्लाइमेक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिद्धेश्वरी जब अपना खाना लेके बैठती है, रोटी का जो बर्तन है उसको अपने पास खींच लेती है, बटलोई जिसमें दाल रखा हुआ है वो भी अपने पास खींच लेती है, और 1 लोटा पानी लेकर बैठ जाती है। एक ही रोटी बची है, उसको अपने थाली में डाल लेती है। जब बटलोई में दाल उसने बना के रखा है, बटलोई पूरा उड़ेल लेती है अपने कटोरे में, लेकिन कटोरा भरता नहीं है। फिर अचानक उसका ध्यान ओसारे में सो रहे प्रमोद की तरफ जाता है, तो कुछ सोचती हुई वह रोटी को 2 टुकड़े में बांट देती है, 2 टुकड़े कर देती है रोटी की, एक अलग रख देती है और 1 टुकड़ा खुद लेके बैठ जाती है। और लेखक लिखते हैं कि फिर न जाने कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं।